तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ओवरऑल पूरे भारत की सियासत की। आज बात करें तो 4 तारीख वो तारीख थी जब नतीजे सामने आए, जो लोगों ने जनाधार दिया, यानी कि पीछे आप देख रहे हैं जनता का जनाधार। जनता ने अपना काम पूरा कर दिया, अब पार्टियों का काम जो है वो शुरू हो गया है। लेकिन मुकाबला बड़ा जबरदस्त, बड़ा टक्कर का जो है वो देखने के लिए मिला, जहां एक तरफ गठबंधन की बात करें, इंडिया अलायंस, जो तमाम पार्टियों को इकट्ठा किया गया वो 234 सीटों पर रही, लेकिन इंडिया गठबंधन 291 सीटें जो है उस पर अपना मोर्चा मारता हुआ नजर आया। लेकिन 2019 के मुकाबले इस बार बीजेपी का वोट शेयर जो है वो डाउनफॉल में जरूर नजर आया, गिरता हुआ जरूर नजर आया। तमाम मेहनत, तमाम प्रचार और हर चीज के बावजूद भी वोट शेयर जो है वो गिरा है। लेकिन कांग्रेस चमकती हुई नजर आई, 90% वोट शेयर जो है वो कांग्रेस का बढ़ गया है। और वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के साथ आने से उनके जो सीट है उसमें भी काफी ज्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। इंडिया गठबंधन एनडीए की बात करें तो 291 सीटों पर जो है वो आगे रही हैं। कई धुरंधर जो है वो इसमें जीते हैं, लेकिन कई धुरंधर को हार का सामना भी करना पड़ा। और 2019 के मुकाबले की बात करें, 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी का जो ग्राफ है, जो वोटिंग परसेंटेज का ग्राफ है, वो काफी हद तक जो है वो गिरता हुआ नजर भी आया। तो जरा ग्राफिक्स के जरिए भी जो है वो इसी ग्राफ पर जो है वो नजर डालते हैं कि आखिर कौन आगे कौन पीछे, कितना मार्जिन किसका रहा है। ये भी बड़ा दिलचस्प जो है वो देखना रहता है, खासकर जब मतदान हो जाए और उसके बाद जब रिजल्ट घोषित हो जाए तब ये देखना कि आखिर कौन जीता कौन हारा, वो बड़ा दिलचस्प जो है वो माहौल क्रिएट करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी से वाराणसी से कैंडिडेट धरातल पर उतरे थे और एक अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो है वो जीत दर्ज करते हुए नजर आए। वहीं राहुल गांधी भी अपनी दोनों ही सीटों से जीत जो है वो उन्होंने दर्ज की। एनडीए को 291 सीटें जो है वो मिली हैं और वहीं कांग्रेस भी अच्छा खासा प्रदर्शन करती हुई नजर आए। जीत हार जो है वो जरूर जो है वो सामने रहती है, किसी की हार किसी की जीत होना जो है वो तय है। लेकिन इस बार जो है वो मुकाबला काफी ज्यादा जो है वो कड़ा रहा। वायनाड सीट की भी बात करें, केरल की वायनाड सीट चुनावी माहौल में जो है वो जीतते हुए नजर आए राहुल गांधी और मुकाबला जो है वो कड़ा रहा, अच्छे खासे परसेंटेज के साथ वो जीते हैं। तो चलिए जरा हरियाणा का भी रुख कर लेते हैं और हरियाणा की अगर हम बात करें तो 5 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर बीजेपी जो है वो जीत दर्ज कर रही है, जबकि 2019 में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना कब्जा जमाया था। अब जिताऊ जो चेहरे हैं, जो जीत दर्ज कर चुके हैं, वो चेहरे क्या कह रहे हैं, आइए वो भी सुनते हैं। लोकसभा का ये चुनाव 2024 का और साथ ही करनाल का जो बाई इलेक्शन है ये संपन्न हुआ और इसमें करनाल विधानसभा और करनाल लोकसभा के कार्यकर्ताओं ने जी शिद्दत के साथ एक मौसम, धूप, तपत, गर्मी, उसके बावजूद बहुत मेहनत की है, जिसके फलस्वरूप रोहतक अपने करनाल की लोकसभा सीट 2 लाख से ऊपर वोटों से हम लोग ने जीती है और ऐसे विधानसभा का मार्जिन ये 40,000 से ऊपर ये रहा है। इस अवसर पर मैं कार्यकर्ताओं का और जनता का सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं और साथ ही कार्यकर्ताओं का मैंने आह्वान किया है क्योंकि 3.5 महीने के अंदर अंदर फिर से विधानसभा के चुनाव आएंगे। उस चुनाव में सब कार्यकर्ता इसी मेहनत करने के लिए तैयार रहें। आगे के चुनाव की हमारी तैयारी। मैं कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की जनता का मैं बहुत ही आभारी हूं, जिन्होंने इतना अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया और मुझे देश की सेवा करने का मुझे मौका दिया। इसलिए मैं कुरुक्षेत्र की जनता का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल भाजपा की सरकार भी बनेगी और जो है क्लियर जो है एनडीए की जो है एनडीए जो हमारा गठबंधन है उसकी सरकार बनेगी। हमारा मार्जिन 2,68,497 का रहा। सारे के सारे 9 हलकों में हमने जीत हासिल की है। सबसे ज़्यादा टोहाना में 48,000, 48,500 के करीब समझ लीजिए। फतेहाबाद में 22,500 के करीब,
रतिया में 38,500 के करीब, नरवाना में 15,500 के करीब, कालांवाली में 42,000 से ज़्यादा, नीचे माइक, रानिया में 27-28,000 के करीब, डबवाली में 34,500, सिरसा में 13,000 से ज़्यादा। तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे और मेरी पार्टी और मेरे नेता पर भरोसा जताया है, तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। उनको मैं अभिनंदन भी करता हूं कि तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने जो भरोसा जाहिर किया है, वो भरोसा है विकास और सुशासन के प्रति, देश की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए। ये भरोसा तीसरी बार देश के लोगों ने भी और लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के लोगों ने भी जताया है। यहाँ की जनता को, 36 बिरादरी को, सभी धर्मों का पालन करने वालों को ये जीत की बधाई देना चाहता हूँ। और उन्हीं लोगों की जीत है, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, गरीब की, सब लोगों की जीत है। ये जनता के बीच में खास तौर से क्या समस्याएं सामने आई? समस्या, कोई भी समस्या सामने नहीं आई। मैं बधाई देना चाहता हूँ मेरे लीडरशिप को और यहाँ के कार्यकर्ताओं को और जो लोगों ने सम्मानित मतदाताओं को कि कम समय में मेरा इतना साथ दिया कि मैं जीवन भर सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का आभारी रहूंगा। हाईकमान का, हमारे प्रदेश हाईकमान का, सबका मैं आभारी हूँ। मैं सबसे पहले आपके माध्यम से रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों का दिल से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना आशीर्वाद उनका मिला है। हरियाणा प्रदेश वासियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना साथ कांग्रेस पार्टी का पूरे हरियाणा प्रदेश में और देश में देने का काम हुआ है। ये मैं समझता हूं प्रजातंत्र की जीत है, प्रजातंत्र की जय हो। ये लोगों ने देश के संविधान को बचाने का काम किया है, देश की प्रजातंत्र में संतुलन वापस लाने का लोगों ने काम किया है। और मैं समझता हूं जहां तक मेरा लोकसभा क्षेत्र है, ये मेरी जीत नहीं है, ये लोगों की जीत है। लोगों ने, 36 बिरादरी ने ये चुनाव लड़ा, लोगों ने का चुनाव संभाला। हर व्यक्ति की भावना और हर व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला। तो ये मेरा तो केवल नाम मात्र था, ये लोगों की जीत है। मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों को ये जीत अपनी समर्पित करना चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि ये जो आशीर्वाद लोगों ने दिया है, मेरी आत्मा पे इस आशीर्वाद का बोझ अंतिम मेरी सांस तक रहेगा। तो हरियाणा के तमाम जो धुरंधर हैं, जो जीतने वाले चेहरे हैं, जो जीतने वाले चेहरे हैं, उन्होंने जो है वो क्या बयान दिया वो आपने सुना। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तीनों ही राज्यों में जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन, जहां एक तरफ कांग्रेस का पंजाब में बेहतर प्रदर्शन नजर आया, वहीं हरियाणा में भी जो है वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अच्छे प्रदर्शन करते हुए नजर आए। हिमाचल की बात कर लें तो चारों की चारों सीटों पर हिमाचल में जो है वो बीजेपी मोर्चा संभालती हुई नजर आई। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं सीधा हरियाणा से हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जो है वो जानकारी लेते हैं। पूजा, एक तरफ जहां 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो 10 की 10 सीटों पर मोर्चा संभाले हुई थी, इस बार आधमाद हो गया, जो रीजनल पार्टीज हैं वो गायब हो गई। क्या कुछ मार्जिन जो है वो निकलकर सामने और कौन से कारण नजर आते हैं इस बड़े उलटफेर के? थी कि हरियाणा के जो वोटर्स हैं हमेशा केंद्र सरकार के साथ चलते थे, यानी कि जितने जो सरकार केंद्र में रहती थी उसके पक्ष में हमेशा वोट होते नजर आए हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। 5-5 सीटें जो हैं वो कांग्रेस और भाजपा के खेमे में गई है। 5 सांसद भाजपा के बने हैं और 5 जो हैं वो कांग्रेस के बने हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के वोटर्स ने इस बार जिस तरह का रिजल्ट दिया है उससे भी चौंकाया है। और कांग्रेस की बात करें तो उन्हें एससी और जीटी बेल्ट से ज्यादा वोट्स मिले हैं, यानी कि जाट बेल्ट से तो उन्हें वोट मिले हैं ही, लेकिन एससी सीटों से भी उन्हें ज्यादा वोट मिले हैं। दूसरी ओर भाजपा की बात करें तो आहिरों का विश्वास भाजपा पे बनता हुआ नजर आया है। भाजपा के 3 ऐसे सांसद
जिन्होंने हैट्रिक मारी है, जिसमें से गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, इसके अलावा कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से और धर्मवीर सिंह जो है वो भिवानी महेंद्रगढ़ से, तीनों ऐसे सांसद जिनकी हैट्रिक है। और राव इंद्रजीत की बात करें तो 6 बार सांसद रह चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि उनका करियर ग्राफ किस तरह का रहा है कि लगातार 6 बार भाजपा के ऐसे सांसद जो कि लगातार अपनी जो है उन्होंने दोबारा से सांसद बने हैं, लोगों का विश्वास जीता है। तो बहुत सारी रिवायतें जो है इस बार हरियाणा में बदलती हुई नजर आई है। वोट शेयर की बात करें तो हरियाणा में भाजपा का वोट शेयर घटा है, हालांकि कुछ इलाकों में बढ़ा जरूर है, लेकिन जहां से किसान या कहे या फिर पंजाब की बेल्ट साथ लगती है वहां पे भाजपा का वोट शेयर गिरा है। यहां तक कि आप देखिए कि अंबाला लोकसभा में जो मिर्जापुर या जिसे नारायणगढ़ जो कि मुख्यमंत्री का अपना गृह क्षेत्र है, वहां पर सिर्फ भाजपा प्रत्याशी को 20,000 से लगभग वोट्स मिली हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी नाराजगी जो है वो देखने को मिली है। तो किसान आंदोलन एक कारण रहा है और इसके अलावा अग्निवीर योजना एक कारण रहा है। हरियाणा में जिस तरह की जीत भाजपा लेके चल रही थी और एक आत्मविश्वास कहे या ओवर कॉन्फिडेंस जिसे हम कहते हैं वो भी देखने को मिल रहा था, तो उसके भी समीकरण कहीं ना कहीं इधर नजर आ रहे हैं। दूसरी ओर जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जैसे जजपा की बात करें, बसपा की बात करें, इनेलो की बात करें, तो इनेलो का अभी जिस तरह की स्थिति है वोट शेयर बहुत कम है। हालांकि जेजेपी का सबसे कम है, लेकिन बात करें अगर इनेलो की तो सिंबल पे बात आ गई है, क्योंकि वोट शेयर आपको 0.8 सिर्फ रह गया है। अगर हम बात करें इनेलो की तो कहीं ना कहीं सिंबल पे उनकी भी बात आ गई है। तो इस पर भी जो है मंथन करना होगा। हो सकता है अगर इसको बेटर करना चाहते हैं तो आने वाले समय में दोनों ही परिवारों को, जजपा और इनेलो को एक साथ होना होगा। अगर चौटाला परिवार की एक जो हरियाणा की राजनीति में एक चमक थी, एक दबदबा था, उसे कायम रखना है तो कुछ बदलाव जरूर करने होंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कारण, अगर बहुत सारे कारण है इसके कि क्यों जो है इस बार उतना दमखम बीजेपी नहीं जिता पाई। तो दरअसल अगर हम बात करें तो दोनों दलों ने इससे क्या कुछ सबक लिया है ये भी देख लेते हैं। भाजपा को जो है एक तो ये जो ऑनलाइन मॉडल स्टार्ट किया था पीपीपी, जो प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर, और ऑनलाइन जो योजनाएं हैं ये इन्होंने बहुत लेट शुरुआत करी और लोगों को ये चीज समझ नहीं आई, लोग अपना काम नहीं करवा पाए, एक नाराजगी वो भी थी। और विधायकों के लिए भी कुछ नाराजगी जो है वो उसे भांप नहीं पाई भाजपा, और कुछ कैंडिडेट्स का चयन गलत किया। जैसे हमने हिसार में देखा कि रंजीत चौटाला को वो सीट दी गई, हालांकि वहां से जो है बिश्नोई परिवार का दबदबा था, वहां से अगर बिश्नोई परिवार में से किसी एक को टिकट दी जाती तो हो सकता था परिणाम बदले जाते। तो इस चीज का भी काफी फर्क देखने को मिला है। वहीं कांग्रेस को 36 बिरादरी की 9 पार्टी की छवि मजबूत और ज्यादा करनी होगी, क्योंकि सिर्फ 160 दिन और बचे हैं, विधानसभा चुनावों की तैयारी भी करनी है और इसके अलावा गुटबाजी से है भी जो है कांग्रेस को बचना होगा। दूसरी ओर इन चुनावों का कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा है कि विधानसभा चुनावों पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि लोग जो है समझदार है, लोग जो है कहीं ना कहीं गौतम मुद्दों की राजनीति से भी अब समझने लग गए हैं। पहले तो चेहरों पर वोट जाती थी, लेकिन अब मुद्दों के पर जरूर वोट जाती है। और अग्निवीर योजना सबसे बड़ा एक कारण जरूर हरियाणा में रहा है, क्योंकि सर्विस क्लास बहुत ज्यादा है। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं वो भी नाराज चल रहे थे, चाहे वन रैंक वन पेंशन की बात हो या फिर ओपीएस की बात हो, उसको लेकर भी काफी नाराज चल रहे थे भाजपा से। और कर्मचारियों को भुनाने में कहीं ना कहीं जो सैनी सरकार है वो कामयाब नहीं रही। और अब एक बार फिर से सबसे बड़ा दायित्व तो मुख्यमंत्री नायब सैनी का जरूर रहेगा, अपने आप को एक सशक्त नेता के तौर पर पेश करने का, क्योंकि हमेशा से अगर बात करें तो अभी भी सबके जहन में मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल का नाम जरूर आता है। क्योंकि अब देखना यही होगा कि आखिर कौन से मुद्दे जो हैं वो विधानसभा में कमाल करते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे हमने देखे, बहुत ही बखूबी आपने जो है वो पूरा का पूरा ब्यौरा दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूजा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दर्शक जो हैं वो तमाम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, कल भी डेली पोस्ट ने तमाम अपडेट्स दी और आज भी पल पल की खबर जो है वो आप तक पहुंच रही है। वोट शेयर 2019 और 24 का आप देख रहे हैं। ओवरऑल इंडिया में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में जो है वो 303 सीटें जीती थी, वोट शेयर 37.7% था। लेकिन इस वक्त जो है 2024 के चुनाव में वोट शेयर जरूर धड़ाम हुआ है, गिरा जरूर है। 240 सीट भी कम हुई हैं। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, ना कि एनडीए की, और हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिया अलायंस की। तो यहां पर कांग्रेस को जो है वो 99 सीटें मिली हैं और 2019 में कांग्रेस के खाते में थी 52 सीटें। तो इसी तरीके से जो है वो गणित अपना खेल जो है वो कर रहा है। देखना ये होगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा।